या फ्रेंड्स, मैं राइट नाउ आई एम इन गोवा और मेरे सामने अभी एक ऑयल टैंकर निकल के गया और मेरे दिमाग में ये थॉट चलने लगा कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूं कि ऑयल प्राइसेस हमारे देश के अंदर कैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं, क्या टैक्सेस लगते हैं, क्या कच्चे ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कैसा है, कैसे फ्लक्चुएट करता है। देखिए, एक तो होता है ओपेक कंट्रीज़, जो उसमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ज़्यादा होती हैं, वो ऑयल की प्राइसिंग को डिसाइड करती हैं। फिर ऑयल अमेरिका बेचता है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ बेचती हैं। और दो प्रकार के इसके अंदर क्रूड ऑयल होते हैं। एक तो होता है WTI इंडेक्स, दूसरा होता है ब्रेंट। WTI इंडेक्स में जो ऑयल रहता है उसके अंदर सल्फर कंटेंट कम होते हैं, API ग्रेविटी भी ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन ब्रेंट सस्ता होता है, इसलिए ब्रेंट ऑयल को ज़्यादा खरीदते हैं। इंडिया का इम्पोर्ट ऑयल का बहुत ज़्यादा है और अगर $1 बढ़ता है तो इंडिया की GDP पर इसका बहुत असर आता है। इसलिए क्योंकि इंडिया ऑयल डिपेंडेंट है, हमारी बहुत सी इकॉनमी, इंडस्ट्रीज़ और तमाम प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो, ये सब जो हैं ऑयल के आधार पर चलते हैं। कहते हैं ऑयल, पेट्रोल और डीजल जो है इनइलास्टिक, मतलब उसके अंदर कुछ भी हो, परिवर्तन कुछ भी हो, ऑयल की डिमांड हमेशा लगातार बनी रहती है। अब क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऑयल प्राइसेस $20 जा चुके थे कोरोना के टाइम में, और बढ़ते बढ़ते $100 भी हुए हैं, $110 भी हुए हैं। बस प्रश्न ये उठता है कि क्या ऑयल प्राइसेस हिंदुस्तान में उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, तो क्या हमारी प्राइसेस में कोई फ़र्क आता है। तो इसको लेकर के बड़ा विवाद है। अब देखिए, इसके अंदर दो तरह के टैक्स स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो एक्साइज ड्यूटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में वैट होता है, इसको GST के अंदर नहीं डाला गया है और इसके अपने इंडिपेंडेंट टैक्सेशन सिस्टम, इसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट अभी हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी में कम की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन नहीं किया। तो स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार हैं, वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ऑयल का सहारा लेते हैं और बहुत सारी क्रॉस सब्सिडी स्कीम्स ऑयल के टैक्सेशन के बहाने होते हैं। 2010, जहाँ तक मुझे याद है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग सिस्टम को डीकंट्रोल किया गया और ऑयल कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उन सब को अपनी बेस प्राइस डिसीजन लेने का मौका दिया गया। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, लेकिन उसमें सब्सिडी जो होती थी वो ऑयल बॉन्ड के माध्यम से लेकर के, मान लीजिए ₹70 का गवर्नमेंट ने ₹70 का बेस प्राइस हुआ और गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इसको ₹60 बेचो, तो ₹10 जो है वो सब्सिडी के माध्यम से ऑयल कंपनीज को मिलती थी ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क ना आए। और उसको मनमोहन सिंह सरकार ने ऑयल बॉन्ड के माध्यम से वो पैसे उन्होंने एकत्रित किए, जो कि 1,13,000 करोड़ के आसपास था, ताकि वो पैसा उससे दे सके। वो बजट के प्रोविज़न से वो पैसे नहीं जाने थे। तो इसका अंतर्गत तो ये हुआ कि मोदी सरकार जब 2014 में आई तो उनके ऊपर ये जो ऑयल बॉन्ड का भार है वो उनके ऊपर आ गया और उनको वो ऑयल बॉन्ड रिडीम करने थे, उसका इंटरेस्ट देना था, जिसमें ऑलमोस्ट 8 से 9 हज़ार करोड़ पर साल का इंटरेस्ट लगता था। तो इसको लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ और अल्टीमेटली मोदी सरकार ने इंटरेस्ट देना पे कर दिया है और उन्होंने अपने ऑयल बॉन्ड रिडीम करने शुरू कर दिए। देखिए, इसका असर ऑयल प्राइसिंग पर ज़रूर रहता है। बहुत सी हमारी देश में बहुत सी सोशल स्कीम्स, देखिए हमारा देश जो है सामाजिक न्याय प्रिय है, सोशल जस्टिस इज़ अवर प्राइम कंसर्न, ताकि छोटे से छोटे तबके तक, समाज के सबसे नीचे तबके तक उनको मुहैया हो। आज हम देख रहे हैं मोदी सरकार के माध्यम से उनको जनधन योजना में उनके पैसे पहुंच रहे हैं 100%। राजीव गांधी जी के टाइम में वो कहते थे कि अगर मैं ₹1 भेजता हूँ तो सिर्फ 25 पैसे ही गरीब के अकाउंट में जाते हैं। तो ये इन्होंने अपने करोड़ों जनधन योजना करके सीधे पैसे बेनिफिशियरी, लाभार्थी के अकाउंट में जाते हैं। एक वो हुआ, सबको मकान है, सबको टॉयलेट मिला, और बहुत सी ऐसी स्कीमें, आयुष्मान भारत जिसमें
5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हुआ। तो इन सबको अगर आपको सपोर्ट करना है, समाज को, ऐसे गरीब तबकों को सपोर्ट करना है, तो बहुत सी रेवेन्यू जनरेशन स्कीम्स गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, वो टैक्स के माध्यम से। तो मैं समझ रहा हूँ कि ज़रूर तेल के दाम ज़्यादा हैं और इनको कम होना चाहिए, ताकि इस पर इन्फ्लेशन का असर पड़ता है। आरबीआई ने भी कहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल भी नहीं आया तो उनको रेपो रेट में भी रिडक्शन करना पड़ेगा, जिसमें इन्फ्लेशन प्रेशर जो है सोसाइटी के ऊपर आएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन तमाम चीज़ों पर जो कमोडिटीज़ हैं उनकी उस पर असर है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर जितनी भी सोशल जस्टिस स्कीम्स हैं सब और सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ें, और ऑयल प्राइसेस को हम लोग एक तरीके से कम कर सकते हैं कि हम अपने देश के अंदर एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट, जो मैं समझता हूँ कि और तीव्र गति से होना चाहिए। स्टोरेज स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हमारे पास अभी तक 3 हैं, मोदी सरकार ने 2 और ऐड किए हैं, लेकिन हमको और स्ट्रैटेजिक रिजर्व था कि जब सस्ते दाम हों तो हम ऑयल को अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व में कंट्रोल कर सकें और मौके आने पर हम उसको जो है सही आने पर टाइम पर हम उसे बेच सकें। तो ये हमारा एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमारा 24th आता है वर्ल्ड में स्ट्रैटेजिक रिजर्व में, तो इसको हमको बढ़ाना चाहिए, ताकि हम जिस समय ऑयल के दाम कम हों, कच्चे ऑयल के दाम कम हो, तब हम उनको स्ट्रैटेजिक रिजर्व में इकट्ठा कर सकें, और जब महंगा होने लगे तो हम उसका उपयोग अपनी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में करें। तो मेरा यही आप सब लोगों को बताना है, धैर्य रखिए। देश के विकास में बहुत से चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, परंतु दूरगामी परिणाम उसके बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट पर विश्वास रखिए, पर मेरा स्टेट गवर्नमेंट के साथ अनुरोध ये भी है कि वो अपने और टैक्सेस को बढ़ाएं, और जहाँ तक हो अल्टीमेटली हम ऑयल को जीएसटी के दायरे में लाएं, ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए और एक प्रकार का यूनिफॉर्म टैक्सेशन ऑयल पे आए। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, ये कुछ ही दिनों की समस्या है, और जहाँ तक मोदी सरकार है आप उस पर विश्वास रखिए, वो जल्दी ही इसका कोई बहुत ठोस निवारण निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।